Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to explain you about job stress scale. This is from MPCE 034, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. ये वीडियो उनके लिए है. So इसमें क्या दिया है और इससे रिलेटेड जो टेस्ट हमें सजेस्ट किया है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में. सो लेट अस स्टार्ट विद द जॉब स्ट्रेस स्केल. क्या बोला इन्होंने? सो इन्होंने पहले तो स्ट्रेस को ही समझाया है कि स्ट्रेस क्या होता है. स्ट्रेस एक इंटरनल स्टेट होता है जो हमारे बॉडी पे कुछ ऐसे फिजिकल डिमांड आ जाए या एनवायरमेंटल सिचुएशन या सोशल सिचुएशंस जो होती है उनकी वजह से हमें स्ट्रेस हो जाए. और वो क्यों होगा और उससे क्या होगा, हम क्यों उसको एज अ स्ट्रेस परसीव करेंगे? क्योंकि वो हमें ऐसा सेंस होगा कि ये हमारी कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, ये हार्मफुल है हमारे लिए, और जितना हमारे पास कोप करने के रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा बढ़कर है ये सिचुएशन, तब हम उसको एज अ स्ट्रेस लेने लगते हैं. तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो स्ट्रेस वो सिचुएशन है जहाँ पे हम सामने वाली सिचुएशन को इस तरह से परसीव करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगी मुझे और मैं इसके कोप करने लायक नहीं हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, सो मैं उसको स्ट्रेस की तरह लूँगी. सो ये एक नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस होता है जिसमें जो कहाँ कहाँ हमारा रिफ्लेक्ट होता है, हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगी, हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे अंदर दिखने लगेंगे, यानी कि हमारा जैसे हार्ट रेट चेंज हो जाना, हमारे को ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाना, हमें स्वेटिंग होना, हम कांपने लगते हैं, हम डरने लगते हैं, और बायोकेमिकल चेंजेस भी हमारी बॉडी में दिखने लगेंगे, यानी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाएंगे, बॉडी में चेंजेस दिखने लगेंगे, हमें भूख नहीं लगेगी, हमें नींद नहीं आएगी, ये वाली चीज़ें होने लगेंगी. और इवन वो इस लेवल तक हो जाएंगी कि वो क्रॉनिक से लेके एक्यूट चैलेंज बन जाएगा हमारे लिए. सो एक्यूट होता है जो शॉर्ट टर्म होता है, क्रॉनिक होता है जो लॉन्ग टर्म होता है. तो हम उसको एक लॉन्ग टर्म चैलेंज की तरह भी कभी कभी सेंस करने लगते हैं हमारे इश्यूज़ को, और कभी कभी वो शॉर्ट टर्म होता है. सो हम उससे भागने की कोशिश करते हैं. सो ये जो स्ट्रेस है वो टेक्निकली परसीव्ड थ्रेट है जिसे हम खतरे की तरह लेते हैं. सो इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि ये वर्क से रिलेटेड है, तो वर्क से ही रिलेटेड इन्होंने बोला है कि जो स्ट्रेस जब वर्क प्लेस पे होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि वर्क ओवरलोड हो रहा है, या आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको प्रेशर दे रहे हैं काम का, या आप कंफ्यूज हैं अपने गोल को लेकर भी और अपने रोल को लेकर भी. ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो वर्क प्लेस पे स्ट्रेसर्स की तरह हो सकते हैं. सो अगर हम, हर एक इंसान का अपना अपना लेवल होता है स्ट्रेस को बियर करने का. कुछ लोग स्ट्रेस ज़्यादा बियर कर लेते हैं, कुछ कम कर लेते हैं, लेकिन हर एक इंसान का एक ऑप्टिमल लेवल होता है, इंडिविजुअल ऑप्टिमल लेवल. सो जब आपका स्ट्रेस उस ऑप्टिमल लेवल से बढ़ जाता है, सो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर दिखना शुरू हो जाते हैं ना, एम्प्लॉय के ऊपर दिखना शुरू हो जाते हैं, एंड वो फिर उसकी परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट होने लगता है, उसकी प्रोडक्टिविटी पे रिफ्लेक्ट होने लगता है, वो एब्सेंटिज्म ज़्यादा दिखने लगती है, जल्दी जल्दी छुट्टियां लेने लगता है, या हो सकता है वर्क पे तो आ रहा है लेकिन इतने बड़ी बड़ी गलतियां करने लगता है कि एक मेजर लॉस कंपनी को भुगतना पड़ जाता है, या कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं अगर हम फैक्ट्री एम्प्लॉय की बात करें. उसका टर्नओवर कम हो जाता है, स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं उसको, और कंपनी को वो एक नुकसान वाली कंडीशन में ले के जाने वाली कंडीशन हो जाती है, यानी कंपनी को ज़्यादा कॉस्ट इनकर होती है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वजह से. सो क्योंकि वो स्ट्रेस में है. सो जब कंपनी, अब क्यों, अगर हमें पता भी चल गया, सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन को पता भी चल गया कि इसको स्ट्रेस है, इस एम्प्लॉय को स्ट्रेस है, अब हम क्या करें? सो जब कंपनी को किसी एम्प्लॉय के स्ट्रेस का पता चल जाता है या उसके सोर्स का पता चल जाता है, तो कंपनी उसके ऊपर वर्क कर सकती है, उस स्ट्रेसर को दूर करने की कोशिश कर सकती है, उस एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश कर सकती है, और ऐसी चीज़ें कर सकती है जिससे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसको मोटिवेट किया जा सके. तो जब वर्क प्लेस में नेसेसरी हम मेजर्स ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस मैनेज किया जा सकता है. बहुत सारे क्वेश्चनर हैं जिनसे हम कर सकते हैं, बहुत सारे स्केल अवेलेबल हैं, बट इस बुक में बताया है कि जो टेस्ट हम यूज़ करेंगे वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स,
जो बाय डॉक्टर ए के श्रीवास्तव एंड डॉक्टर ए पी सिंह का है टेस्ट, जिसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो इनका इन क्वेश्चनर और इन टेस्ट का पर्पस क्या होता है कि ये पता लगा लेते हैं कि एम्प्लॉय का जो स्ट्रेस लेवल है वो वाकई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और करता है तो किस लेवल पे एग्जिस्ट करता है, कौन सा ऐसा पार्ट है जिस पे हमें वर्क करना चाहिए। एंड ये हेल्प करेगा कि कैसे हम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है उसको एम्प्लॉय के लिए ठीक कर सकते हैं। हम रीजंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि एम्प्लॉय को स्ट्रेस हो क्यों रहा है आखिर, और ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट, कि ये टेस्ट का मैनुअल हम समझेंगे पहले, एंड देन उसके बाद हम पूरा क्वेश्चनर भी एक बारी देखेंगे कि क्वेश्चनर होता कैसे है एंड उसका स्कोरिंग वगैरह कैसे होता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स क्या है, इसमें हमें क्या बताया गया है, ये सब हम आज समझेंगे। बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, जब हम कोई जॉब कर रहे होते हैं सो हमें बहुत सारे स्ट्रेसर्स होते हैं जॉब में, एंड जॉब कभी कभी इतना ज़्यादा भारी लगने लगता है कि ऐसा लगता है कि बस जॉब छोड़ो और भाग जाओ। बट अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहता है कि आपका स्ट्रेस का लेवल वाकई है या कुछ और रीज़न है, या क्या आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है जिस वजह से आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें इस टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि क्या ये स्ट्रेस सिर्फ जॉब की वजह से है या उससे रिलेटेड कनेक्टेड कोई और इशू भी है। सो यहाँ पे सबसे पहले इस मैनुअल में इन्होंने स्ट्रेस को ही डिफाइन करने की कोशिश की है, और इन्होंने ये भी बताया है कि बेसिकली अगर हम देखें कि स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस एक इंटरेक्शन होता है जो पर्सन और उसके एनवायरनमेंट के बीच में होता है। और एक बड़ी सी डेफिनेशन भी इन्होंने स्ट्रेस के ऊपर दी हुई है, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो इसको अगर मैं रीड करूँ तो बहुत अच्छे से बहुत इन डेप्थ डेफिनेशन है ये। स्ट्रेस व्हेन एन एनवायरमेंटल सिचुएशन इज परसीव्ड, यानी कि एनवायरमेंटल सिचुएशन को जब लिया जाता है एज प्रेजेंटिंग डिमांड, और वो इस तरह से परसीव किया जाता है जैसे कि वो एक डिमांड है, विच थ्रेटन्स टू एक्सीड द पर्सनस कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज फॉर मीटिंग इट, कि इंसान को ऐसे लगने लगता है, इतना डरा देता है कि उसको ये लगता है कि उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उस जॉब को करने की, और जो उसके पास रिसोर्सेज है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, उससे ज़्यादा डिमांड की जा रही है। जॉब उससे ज़्यादा डिमांडिंग है जितनी उसकी कैपेसिटीज़ एंड रिसोर्सेज हैं। ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे उसके जो रिवार्ड मिलेगा ये काम कंप्लीट करने का, और जो कॉस्ट इनकर होगी, मतलब जितनी कीमत चुकानी पड़ेगी उस काम को कंप्लीट करने के लिए, ये दोनों में एक युद्ध सा छिड़ जाता है, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है और रिवार्ड उसके बजाय कम मिलेगा अगर वो जॉब परफॉर्म किसी तरह कर भी ले। एक तो हो नहीं रहा उससे क्योंकि उसकी कैपेसिटीज़ नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, बट जैसे तैसे अगर वो कर भी लेता है इधर उधर से हाथ पैर मार के, तो भी उसको ऐसा समझ में आता है कि जो रिवार्ड उसके बदले मिल रहे हैं वो बहुत कम है, ना के बराबर है। सो वो स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। सो और भी डेफिनेशंस आई नेम्स के साथ इन्होंने बताया कि जॉब स्ट्रेस जो है इसको वो कंडीशन माना जाता है जहाँ पे जो वर्कर है वो उसका साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस मतलब जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है और जो फिजियोलॉजिकल बैलेंस है, बॉडी का जो बैलेंस है, साइकोलॉजिकल मतलब माइंड का जो बैलेंस है, जो एक होम्योस्टैटिक सिचुएशन होती है हमारी जहाँ पे हम स्टेबिलिटी को स्टेबल फील करते हैं, वो दोनों ही हिल जाता है, डिसरप्ट हो जाता है। फिजियोलॉजिकल भी एंड साइकोलॉजिकल दोनों तरह के होम्योस्टेसिस जो हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं। सो उस को हम जॉब स्ट्रेस में कैटेगरी में डालते हैं। फिर और भी इन्होंने चीज़ें इन डेप्थ बताई हैं, आप मैनुअल मुझसे ले सकते हैं एंड मैं आप इसको रीड्स खुद भी पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। और यहाँ पे फिर इन्होंने वही बोला है कि बाकी जो डिफरेंट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस तो हैं जो जॉब में स्ट्रेस पैदा करती हैं, बट और भी जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेसर्स होते हैं वो भी एड ऑन हो जाते हैं जब स्ट्रेस की बात करते हैं। अब इस अगर हम टेस्ट की बात करें जिसको हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स के नाम से जानते हैं, ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है किसी भी एम्प्लॉय में किस एक्सटेंट तक का स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है, जो बहुत सारे रीज़न से
आपको हुआ है, जॉब की कंडीशन भी हो सकती है और भी कंस्टिट्यूटिंग फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो हर एक लेवल पे हम एम्प्लॉई का किसी भी एम्प्लॉई के ऊपर हम ये टेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम करता हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करता हो जो नॉन प्रोडक्शन वाली है, मतलब फैक्ट्री जैसी नहीं है। एंड स्पेसिफिकली इन्होंने बताया कि ये टेस्ट सबसे बढ़िया उन लोगों के लिए, उन एम्प्लॉयज़ के लिए हैं जो सुपरवाइजरी लेवल के हैं या उससे भी अबव लेवल के हैं। ये उस उनका स्ट्रेस लेवल टेस्ट करने के लिए। इस टेस्ट में 46 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से और इसको 5 पॉइंट स्केल पे हम मेजर करते हैं, वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगी 5 पॉइंट स्केल क्या क्या है। स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री वाला है जो आप अक्सर देख रहे हैं, जो प्रीवियस जितने भी मैंने डाले हैं टेस्ट उन सब में यही वाला 5 पॉइंट स्केल आ रहा था। 46 स्टेटमेंट्स में से 28 ट्रू कीड एंड बाकी के 18 जो हैं वो फॉल्स कीड हैं। इस तरह से हम स्कोरिंग ट्रू कीड की करते हैं, उसका जस्ट अपोजिट तरह से हम फॉल्स कीड वाले आइटम्स की स्कोरिंग करते हैं। तो वो जो कंपोनेंट्स इसमें डाले गए हैं, जो स्टेटमेंट्स आप देखेंगे जॉब लाइफ से रिलेटेड ही है, जो भी कंपोनेंट्स हमें स्ट्रेस देते हैं उन सबको इन्होंने ऐड करने की कोशिश की है। जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे रोल ओवरलोड, इसको चेक कर सकता है ये टेस्ट। ओवर रोल एम्बिग्यूटी, मतलब और जब आपको रोल में कंफ्यूजन होता है कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप जॉब में करने क्या क्या कर रहे हैं, आपका व्हाट इज़ योर रोल। सो वो उसको भी चेक कर लेता है। रोल कॉन्फ्लिक्ट, ग्रुप एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स, इसको भी मेजर कर लेता है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पर्सन्स अंडर पार्टिसिपेशन, पावरलेसनेस, पुअर पीयर रिलेशंस, इंट्रिंसिक एम्पावरमेंट, देन लो स्टेटस, स्ट्रीनियस वर्किंग कंडीशंस एंड अनप्रॉफिटेबिलिटी। ये सारी चीज़ें ये टेस्ट में कैपेसिटी है चेक करने की। अब इसमें जो क्वेश्चन है, क्योंकि 46 आइटम्स है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी चेक करता होगा ये टेस्ट, और आपको क्या क्या चीज़ें बता सकता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रेसर्स के बारे में, जैसे मैंने अभी रीड किया था वो यहाँ पे इन्होंने यहाँ लिस्ट में भी लिखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट जब ये टेस्ट लेंगे तो वो अलग से भी बता देंगे कि रोल ओवरलोड लगता है सामने वाले एम्प्लॉय को, या उसको रोल कॉन्फ्लिक्ट में इशू आता है, या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, पावरलेसनेस की फीलिंग आती है उसको, क्या होती है, इन सारे स्टेटमेंट से हम पता लगा सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1, 13, 25, 36, 44 एंड 46 जो स्टेटमेंट्स है ये आपको रोल ओवरलोड के बारे में बता देंगे पार्टिसिपेंट के। फिर ऐसे ही 2, 14, 26, 37 है, ये रोल एम्बिग्यूटी के बारे में बता देंगे कि वो क्या आप एम्प्लॉय जो है जब वो टेस्ट देगा तो इसमें क्या आंसर दे रहा है, उसके अगर स्कोर ज़्यादा हायर साइड में आते हैं मतलब कि रोल एम्बिग्यूटी का केस है, लोअर साइड में आते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ऐसी रोल कॉन्फ्लिक्ट में भी अगर इन सारे जो आइटम्स नंबर हैं, स्टेटमेंट नंबर हैं, उनके अगर सम बड़ा आता है यानी कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, अगर कम आता है तो नहीं करती है। सो ये तो इन्होंने यहाँ पे लेवल दिया हुआ है। आगे इन्होंने रिलायबिलिटी की बात की है कि इन्होंने स्प्लिट हाफ ऑड इवन मेथड से किया था, जो आपने रिसर्च सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इफ़ यू रिमेंबर। सो उससे, एंड क्रॉनबैक्स अल्फा कोएफिशिएंट, ये भी एक रिसर्च टॉपिक में, इस रिसर्च सब्जेक्ट जो था आपका फर्स्ट ईयर में उसमें आपने ये दोनों चीज़ें पढ़ी हैं, किस तरह से हम रिलायबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। उनकी रिलायबिलिटी बहुत बढ़िया आई है, देखिए पहले स्प्लिट हाफ वाले की 0.935 आई है, एंड क्रॉनबैक्स अल्फा कोएफिशिएंट की 0.90, मतलब ऑलमोस्ट 1 के आसपास। तो बहुत अच्छी रिलायबिलिटी है इस टेस्ट की। इसके ऊपर अगर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ इस टेबल में, तो आप देखिए यहाँ पे स्टार एस्टेरिस्क का साइन लगा हुआ है, तो ये स्टार मतलब ये फॉल्स कीड आइटम्स है, मतलब इनकी स्कोरिंग उल्टी होएगी। सो अब इसी टेस्ट को ना इन्होंने सब ये जितना 46 आइटम्स का जो टेस्ट है इनको 12 सब स्केल्स में भी ब्रेक किया हुआ है। तो इन्होंने बताया कि कौन कौन से सब स्केल्स हैं, तो ये आपको नंबर ध्यान रखना है क्योंकि नीचे जो टेबल स्कोरिंग के लिए हमें मिलेगी उसमें इन्होंने नंबर वाइज भी दिए हैं कि कौन से क्वेश्चन किस, जैसे रोल ओवरलोड के लिए नंबर 1 है, देन रोल एम्बिग्यूटी के लिए 2, 3, ऐसे करके सबके लिए ये 12 सब स्केल्स को चेक करता है, जो अनप्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल। सो इनको चेक करने के लिए फिर इन्होंने वैलिडिटी का भी बताया है बहुत सारा, आप मैनुअल लेके मुझसे पढ़ सकते हैं वैसे। सो अगर आप यहाँ स्कोरिंग में आ जाएं तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि 2 तरह की स्कोरिंग हो रही है यहाँ पे, एक ट्रू कीड के क्वेश्चंस के लिए हो रही है और फॉल्स कीड के लिए हो रही है। तो ऊपर जहाँ पे इन्होंने एस्टेरिस्क यानी स्टार का साइन बनाया हुआ है वो फॉल्स कीड क्वेश्चंस है। सो जब आप ट्रू कीड को स्कोरिंग करेंगे तो जिसने भी
स्ट्रॉन्ग, डिसएग्री या नेवर करके मेंशन किया है तो ट्रू कीड वालों को तो आप 1 दोगे, लेकिन अगर जिसने फॉल्स कीड वाले क्वेश्चंस में स्ट्रॉन्ग, डिसएग्री या नेवर लिखा है तो आप उसको 5 नंबर देंगे। सिमिलरली अगर किसी ने डिसएग्री लिखा है या सेल्डम लिखा है, सो ट्रू कीड वाले आइटम, अगर आइटम नंबर है वो क्वेश्चन नंबर है, सो आप 2 नंबर दोगे, और अगर फॉल्स कीड वाला है मतलब जिसमें स्टार था उस वाले क्वेश्चन का दिया है तो 4 नंबर देंगे। इस तरह से आपको ग्रेडिंग करना है कॉन्शियसली, सो दैट आप स्कोरिंग जब करेंगे वो सही स्कोरिंग करें। जब ये हो जाएगा फिर इन्होंने नॉर्म्स मतलब कौन कौन कितनी पॉपुलेशन पे काम किया, कैसे किया वो बताया। तो अगेन इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट ये स्केल है, सब स्केल्स के बारे में बात कर लूँ अब मैं। लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 से लेके 12 तक है जो मैं सब स्केल्स की बात कर रही थी ऊपर। कौन से ऊपर, यहाँ पे अगर आप ये वाली टेबल देखेंगे, ये वाली। सो सपोज हम रोल ओवरलोड को नंबर 1 को ही लेके चलते हैं, रोल ओवरलोड। अब आप इस टेबल पे आ जाते हैं, आपने सपोज ग्रेडिंग कर ली और इनके क्वेश्चन नंबर भी जैसे मैंने बताया था ऊपर एक और टेबल थी जहाँ पे फर्स्ट के लिए क्वेश्चन नंबर बताए थे कि कौन कौन से क्वेश्चन नंबर पे जाना है। जब आप उनकी ग्रेडिंग करते हैं रोल ओवरलोड की, सपोज ये, सो आपने उन क्वेश्चंस की जब ग्रेडिंग करी, स्केलिंग की, और आपने स्केल जो भी काउंट था उनको ऐड किया और उसका काउंट 6 से लेकर 12 के बीच में आता है तो आप लिखेंगे रोल ओवरलोड का लो स्ट्रेस है। अगर 15 से 22 के बीच में आपका आता है तो आप लिखेंगे मॉडरेट ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है, किसका, स्ट्रेस ओवरलोड का। एंड देन 23 से 30 के बीच में आता है तो हाई है स्ट्रेस ओवरलोड का। सो ऐसे लास्ट वाला प्रॉफिटेबिलिटी था। प्रॉफिटेबिलिटी के जो क्वेश्चन नंबर थे उनकी आपने ग्रेडिंग की, उनको टोटल किया। टोटल करके आपने देखा अगर 2 to 4 के बीच में आ रहा है तो आप लिखेंगे लो प्रॉफिटेबिलिटी, अनप्रॉफिटेबिलिटी। अनप्रॉफिटेबिलिटी था मेरे ख्याल से, यस अनप्रॉफिटेबिलिटी था। सो 12th वाला अनप्रॉफिटेबिलिटी था। सो इसमें अगर आप जैसे स्कोरिंग करते हैं एंड 2 to 4 के बीच में है तो आप लिखेंगे लो अनप्रॉफिटेबिलिटी, मतलब उसको ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि उसको नुकसान हो रहा है इसमें। 5 to 7 के बीच में आ रहा है मतलब मॉडरेट अनप्रॉफिटेबिलिटी है, एंड 8 to 100 के बीच में आ रहा है मतलब हाई अनप्रॉफिटेबिलिटी वो कंसीडर करता है अपने जॉब को लेकर। ओवरऑल भी इन्होंने दिया है, ओवरऑल जो सारे सारे 46 आइटम्स के जब आपने ऐड कर लिया, टोटल निकाल लिया, 46 के से लेके 122 के बीच में अगर आपका टोटल आता है तो मतलब लो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है। 123 से 155 के बीच में आता है तो मॉडरेट ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है। 156 से लेके 230 के बीच में आता है तो हाई ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है। सो इस तरह से इन्होंने बताया है। इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया है कि जो आप परसेंटेज में भी आप निकाल सकते हैं इसको, और यहाँ पे बताया है कि जो स्कोर्स परसेंटेज 25 से कम आ रहे हैं तो वो लो स्ट्रेस माना जाएगा। 25 से 75% के बीच में अगर आ रहा है स्ट्रेस का लेवल, सो वो मॉडरेट माना जाएगा, एंड 75 से अबव का है तो हाइयर स्ट्रेस लेवल माना जाएगा। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टोटल 230 बनेगा क्योंकि मैक्सिमम नंबर 5 है, तो 46 इंटू 5 करके आप कैलकुलेट करेंगे टोटल जो आएगा। तो टोटल नीचे लिखेंगे, जो भी ऑब्टेन्ड स्कोर है वो ऊपर लिखेंगे, इंटू 100% कर देंगे तो आपको परसेंटेज में वैल्यूज आ जाएंगी। सो इन्होंने यहाँ पे परसेंटेज में भी बताया कि अगर फर्स्ट वाले का निकालना है जो हमारा था, एंड लास्ट वाला भी इफ़ यू रिमेंबर अनप्रॉफिटेबिलिटी वाला था, अगर परसेंटेज 2 to 5 के बीच में आती है तो आप लो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, इसका नॉन प्रॉफिटेबिलिटी मॉडरेट, इस तरह से इन्होंने इसको डिवाइड करके भी दिया हुआ है कि परसेंटेज में आप कैसे देखेंगे, किन स्कोर को किसके अंदर डालेंगे। जैसे 25 या 25 से बिलो है तो इसका स्कोर 6 to 14 के बीच में आना चाहिए। इस तरह से सारे जो सब स्केल्स हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है कि किस बीच में आने से आपका इतना परसेंट बनेगा। सपोज आपका जो क्लाइंट है उसको नहीं समझ आ रहा काउंट में, तो आप परसेंटेज में बता सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में हर कोई यूनिवर्सल होता है परसेंटेज, तो परसेंटेज में आप स्कोर बता सकते हैं उनको, तो वो समझ जाएंगे कि उनको किस लेवल पे कितना परसेंट क्या है, इनमें से कौन से सब स्केल में कितना परसेंट स्ट्रेस का लेवल है, सो दे कैन वर्क अपॉन इट। फिर अगर आप इस स्केल में आगे देखें तो इन्होंने बताया कि ओवरऑल भी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है एक मीडियन वैल्यू से, लो एंड हाई। सो अगर मीडियन से लो आया है तो वो लो स्ट्रेस है, मीडियन से ज़्यादा आया है तो हाई स्ट्रेस है। सो इन्होंने यहाँ पे काउंट बताया है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं
अगर आप ऐसा करना चाहें तो। सो ये हर एक सब स्केल्स का भी इन्होंने यहाँ पे काउंट दिया हुआ है और टोटल का भी दिया हुआ है कि अगर 46 से 129 के बीच में स्कोर आता है तो मतलब लो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है, और अगर 140 से 230 के बीच में आता है तो हाई ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है। सो ये तो था हमारे स्केल को कैसे देखना है वो, और मैनुअल को कैसे रीड करना है और आपको क्या क्या पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर की। वी विल लुक एट दिस क्वेश्चन एयर कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स। अगेन इसमें स्टेटमेंट्स क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी इसमें। सो अगर आप देखें तो ये हिंदी में मुझे मिला है ये क्वेश्चन एयर, तो मैं आपको हिंदी में ही थोड़ा सा बता पाऊंगी। इन्होंने शुरू में तो डायरेक्शन दिए हैं कि पूर्ण असहमत मतलब कंप्लीटली डिसएग्री, पूर्ण सहमत यहाँ पे मतलब कंप्लीटली एग्रीड, असहमत बिल्कुल सहमत नहीं होना, अनिश्चित मतलब नॉट श्योर, एंड सहमत मतलब एग्री होना। सो कैसे कैसे डिवीजन हो जाएगा इंग्लिश में, कंप्लीटली डिसएग्री, डिसएग्री, नॉट श्योर, एग्री एंड कंप्लीटली एग्री। सो इस तरह से। सो इन्होंने फिर यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, इसके सामने सामने भी लिखा हुआ है। सो मैं एक दो ही स्टेटमेंट पढ़ूँ क्योंकि 46 तो मैं वीडियो में नहीं पढ़ सकती, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए यू कैन रीच आउट टू मी एंड इट विल बी गिवन ऑन पेड बेसिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस नौकरी में मुझे बहुत अधिक काम करना पड़ता है। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट पढ़कर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही है तो आप पूर्ण सहमत लिख सकते हैं, या आप पूरी तरह से तो नहीं है क्योंकि बहुत सारा काम आपको नहीं करना पड़ता है तो आप सहमत लिखेंगे। और आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं सहमत हूँ कि नहीं हूँ, मुझे काम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, तो आप क्या लिखेंगे, अनिश्चित, इस तरह से। सो इस तरह से सारे स्टेटमेंट्स आप पढ़ते जाएंगे एंड आंसर करते जाएंगे। सो ये पूरे क्वेश्चनियर हैं जो टोटल 46 है जैसे मैंने कहा, एंड जब आप ये कर लेंगे तो फिर साइकोलॉजिस्ट हैं अगर आप खुद, तो आप खुद अपना कैलकुलेशन कर लेना मैनुअल से देख के, या साइकोलॉजिस्ट आपके ऊपर फिर ये टेस्ट करेगी। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स, जिसका क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से होता है और पूरी मैनुअल भी समझा दी। होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।